प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इकाई 8 में यह नाटक लगा हुआ है अंधेर नगरी। इसका मतलब आज हम नाटक विधा से भाग 2 देखने वाले हैं। नाटक का भाग 1 में मैंने भारतेंदु जी का ही नाटक लिया था, भारत दुर्दशा जिसका अध्ययन हम देख चुके हैं। आज यहाँ पर भारतेंदु कृत ही अंधेर नगरी है, तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन देखने वाले हैं। यहाँ केवल मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लिया है और फ्रेंड्स तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु जी ने सन 1881 ईस्वी में की, जिसे प्रहसन माना गया है। इसके अंतर्गत 6 छोटे-छोटे अंक हैं जिन्हें नाटक के 6 दृश्य भी कहा जा सकता है। यह एक व्यंग्य रचना है जिसमें विनोदपूर्ण शैली में कुशासन के दुष्परिणामों की ओर इंगित किया गया है। ऐसा राजा जिसके शासन में कोई व्यवस्था ना हो, जहाँ न्याय अन्याय में भेद ना किया जाता हो, अच्छे बुरे में कोई अंतर ना होता हो, निश्चय ही चौपट राजा है, उसकी अंधेर नगरी है। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आज जो तथ्य मैंने लिए हैं यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आप तथ्यों को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि हमें लगता है कभी-कभी कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे, बहुत ही सरल ये नाटक है या मतलब बहुत सरल शब्दों में दिया गया है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन मैं बता दूँ जो अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ था, इसी से प्रश्न बना था अंधेर नगरी नगरी से ही पूछा गया था कि इसका जो दृश्य आता है श्मशान का दृश्य उससे संबंधित प्रश्न था फ्रेंड्स। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यहाँ इस वीडियोस में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप राइट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अंधेर नगरी के संबंध में यदि कुछ और बात करूं तो फ्रेंड्स अंधेर नगरी की यथार्थता ही इसे सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक नाटक बनाती है। यह ऐसी रचना है जिनमें प्रदेश की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पहचाना और न मनोरंजन को हल्का माना, ना सुधार और लोक को, बल्कि इन सबको इसमें समाहित किया गया है। यानी यह एक प्रहसन होते हुए भी मनोरंजकता को भी इसमें लिया गया है। ठीक है, कहने का आशा यह है, बड़े सरल ही शब्दों में मैंने कह दिया। इसकी जो यदि इसके विषय वस्तु की बात करूं तो गंभीर विषयों को स्वस्थ मनोरंजन के स्तर तक ले जाना ही लेखक की चुनौती है। इस नाटक में समाज, जीवन, राजनीति, यहाँ तक कि साहित्य में भी स्वतत्व को इसमें दिखाया गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं सरल शब्दों में, और इस नाटक का मेन मतलब इस नाटक में क्या देखने को मिलता है। अंधाधुंध मचियो सब देशा, यानी जो अंधेर नगरी जैसा नाटक का नाम है वैसा ही इस नाटक में दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट तथ्य। इस प्रहसन के प्रथम अंक में एक महंत अपने 2 शिष्यों गोवर्धन दास एवं नारायण दास के साथ भजन गाते हुए प्रवेश करता है तथा लोगों को लोभ से बचाने का उपदेश भी देता है। एक नगर के बाहर पड़ाव डालकर वह अपने दोनों शिष्यों को भिक्षा के लिए नगर में भेज देता है। ये हो गया इसका पहला अंक कि पहले अंक में इतनी तथ्यों को दिखाया गया है। मतलब काफी मतलब इतना ज्यादा बड़ा नाटक ये नहीं है। दूसरा है, दूसरे अंक का प्रारंभ बाजार के दृश्य से होता है जहां प्रत्येक दुकानदार आवाज लगा लगाकर अपना माल बेच रहा है। यह बाजार प्रतीक है सारे विश्व का, जहां अंग्रेज भी हैं और भारतीय भी हैं। गोवर्धन को बाजार में प्रवेश करते ही पता चलता है कि प्रत्येक वस्तु टके से बिक रही है। वहां खड़ा होकर प्रसन्न होता है, भर पेट मिठाई खाता है और खरीद भी लाता है। प्रसन्नता में नाचते गाते वह गुरु के पास पहुंचकर सारी वस्तु स्थिति उन्हें अवगत कराता है। गुरु जी कहते हैं कि हमें ऐसी अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहिए जहां टका शेर भाजी और टका शेर खाजा बिकता हो। किंतु गोवर्धन लोभ के वशीभूत होकर रह जाता है। नाटक का फ्रेंड्स बता दूं जो तीसरा अंक है उसमें जंगल का दृश्य दिखाया गया है। हम यहाँ पर नाटक का चौथा अंक देखते हैं। ये जो है नाटक का चौथा अंक है, इसमें राज्यसभा का वर्णन देखने को मिलता है। तो नाटक के अगले दृश्य में राजा के दरबार को दिखाया गया है जहाँ राजा मदिरापान करता है तथा अपनी मूर्खता का परिचय देता है। मंत्री उसकी चापलूसी, खुशामद एवं चमचागिरी करते हैं। राजा की मूर्खता को उजागर करना और
यह निरूपित करना ही इस दृश्य का प्रयोजन है कि मूर्ख राजा फरियादी को बिना सोचे समझे और बिना कारण के दंड देता है। अब देखते हैं पांचवें दृश्य में क्या दिखाया गया है। तो पांचवें दृश्य में गोवर्धन दास को उस अंधेर नगरी में मिठाई खाते और आनंद मनाते दिखाया गया है। वह सोचता है कि मेरे गुरुजी व्यर्थ में ही मुझे यहाँ रहने से रोके थे। यह तो बहुत अच्छी नगरी है। तभी अचानक राजा के सैनिक आकर उसे पकड़ ले जाते हैं। अब उसे अपनी भूल का बोध होता है, इसे गोवर्धन दास को, और गुरु की बात न मानने पर वह पश्चाताप करता है। अब ये जो दृश्य है फ्रेंड्स, अब ये छठवां दृश्य दिखाया जाता है, क्योंकि छठवें दृश्य में श्मशान का दृश्य आता है। पर इसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि एक फरियादी की बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई। राजा ने राजमिस्त्री को बुलवाकर फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि उसने दीवार इतनी कमजोर क्यों बनाई। राजमिस्त्री के गले में फांसी का फंदा डाला गया, किंतु गर्दन पतली थी, फंदा मोटा था, अतः राजा ने उसे मुक्त कर दिया और ऐसा मोटा आदमी खोज कर लाने को कहा जिसकी गर्दन फंदे में फिट हो जाए। इसलिए सिपाही गोवर्धन को पकड़कर ले गए। टके शहर की मिठाई खा खाकर मोटा हो गया था। कौन? गोवर्धन दास। जब गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ाया जाने लगा था, तभी अभी देखिए यही श्मशान का दृश्य है कि जब गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ाया जाने लगा था, तभी अचानक वहां गुरु जी आ गए और उन्होंने चिंतित गोवर्धन दास को इस विपत्ति से मुक्ति का उपाय बताया। गुरु और शिष्य में इस बात पर विवाद होने लगा कि फांसी पर तुम चढ़ोगे या मैं चढ़ूंगा। इस होड़ को देखकर वहां राजा, मंत्री और अन्य दरबारी भी उपस्थित हो गए। फांसी पर चढ़ने के लिए लगी इस होड़ को देखकर जब राजा पूछता है कि यह क्या मामला है, तुम दोनों क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो, तब गुरु जी बताते हैं कि इस समय ऐसा सुयोग बन रहा है कि जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए हम में से प्रत्येक फांसी पर चढ़ना चाहता है। मूर्ख राजा यह सुनकर स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। नाटक की समाप्ति गुरु जी के इस वाक्य से होती है कि जहां धर्म, बुद्धि और नियम कानून पर आधारित समाज पर न हो, वहां नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है यहाँ पर कि जहां धर्म, बुद्धि और नियम कानून पर आधारित समाज न हो, वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस अंधेर नगरी में निवास करने वालों का उसी तरह विनाश होता है जैसा चौपट राजा का हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ देख लेते हैं अंधेर नगरी के संबंध में कि अंधेर नगरी एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है, जिसमें नाटककार ने अंग्रेजों के कुशासन का भंडाफोड़ किया है। वे चौपट राजा की भांति धर्म, बुद्धि एवं न्याय से विहीन व्यवस्था भारत में चला रहे हैं। जो राजा न्याय का रक्षक कहा जाता है, वही निर्दोष को सजा दे रहा है। इस विवेकहीनता एवं अन्याय का दुष्परिणाम भी शीघ्र सामने आ जाता है, जब राजा अपने ही फैलाए हुए जाल में फंसकर स्वयं अपना विनाश कर लेता है। अंधेर नगरी अंग्रेज सरकार के निकम्मे पर उसकी न्यायपूर्ण शासन नीति पर करारा तमाचा है। राजा मूर्ख है, बुद्धिविहीन है तथा खुशामद पसंद एवं विवेकहीन है। उसके बौद्धिक दिवालियेपन का पता संवादों से चल जाता है। घासी रामचूरन वाला तत्कालीन अवस्था को किस संवादों से किस प्रकार अपने गाने में व्यक्त करता है, इसका पता निम्न पंक्तियों से चल जाता है। चूरन हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इस पंक्ति से फ्रेंड्स स्पष्ट हो जाता है कि इस चूरन से कैसा हाजमा दुरुस्त होता है कि अंग्रेज लोगों ने इसे खाकर सारे भारत देश को हजम कर लिया। यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों में रिश्वत का बोलबाला था, जिसे वह निम्न पंक्तियों में व्यक्त करते हैं। अंधेर नगरी में सत्ता की विवेकहीनता, राजनीतिक व्यवस्था में पनपता भ्रष्टाचार, सत्ताधारियों की मानसिकता एवं निरंकुशता के साथ जनता में आई जड़ता एवं शिथिलता का भी उल्लेख किया गया है। निरीह जनता को किस प्रकार ठगा जा रहा है, मूल्यों में कैसी विकृति एवं असंगति आई है, इसे चित्रित करना भी इस नाटक का उद्देश्य है। फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको बता दूं कि इस नाटक के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी ने क्या कहा है। वो कहते हैं कि निश्चय ही अंधेर नगरी एक प्रहसन होते हुए भी अपने कथ्य में आधुनिक, निरंतर, नवीन एवं और शैली, शिल्प, मौलिकता
लिए हुए परंपरा एवं प्रयोग का उदाहरण है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर रस्तोगी। और डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में बता दूं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अंधेर नगरी को समकालीन क्लासिक की कोटि में गिना जा सकता है, ऐसा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। बकरी की मृत्यु का दंड गोवर्धन दास जैसे निरीहों को कब तक मिलता रहेगा? कौन उस गोवर्धन दास को बचाएगा? कौन उसकी आंखों पर पड़े लोभ प्रमाद के पर्दे को हटाएगा? यह सोचने के लिए भी नाटक में बाध्य करता है। आवश्यकता है उस विवेकी गुरु की जो संभवतः साहित्यकार ही हो सकता है। तभी इस आसन विपत्ति से भारतीय जनता को मुक्ति मिल सकेगी। यही नाटककार का कहना है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा यहाँ कुछ अंधेर नगरी नगरी नाटक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। उम्मीद करती हूँ आपके आगामी एग्जाम के लिए जो तथ्य मैंने यहाँ से आज लिए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।